हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आपका स्वागत है रेसलिंग रिव्यू के एक और नए रिव्यू में। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं स्मैकडाउन जो आज हुई है उसके बारे में। कुछ खास अच्छी स्मैकडाउन तो थी नहीं, मुझे बड़ा बोरिंग लगा। मैं बार बार एक्चुअली ये 5:30 बजे होता है तो थोड़ा सा नींद आ जाती है, तो मैं तो सो जाता हूँ बीच बीच में। पर चलिए शुरू करते हैं। तो पहले एंट्री होती है, स्टार्टिंग ही होती है, क्या कहते हैं, कोडी रोड्स, हमारे WWE अनडिस्प्यूटेड चैम्पियन कोडी रोड्स के साथ। वो आते हैं रिंग में, वो बात करते हैं जो पिछले स्मैकडाउन में हुआ रैंडी ऑर्टन के साथ। वो कहते हैं कि रैंडी ऑर्टन के साथ जो भी ब्लड लाइन ने किया है वो अच्छा नहीं किया, और वो बात करते हैं कि कैसे रैंडी ऑर्टन ने मुझे ट्रेन किया है, वो मेरे मेंटोर जैसे हैं और वो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। सारी बातें होती हैं, फिर बात कर अपनी बातें बोलते ही रहते हैं, वो सब कुछ डिस्कस करते रहते हैं पूरे WWE यूनिवर्स का, और उनको हमेशा पॉप मिलता है सब कुछ। चाहे वो नॉर्मल ही एंट्री कर रहे हो तब भी वो तगड़ा पॉप मिलता है। और उनका जो सॉन्ग है अमेरिकन नाइटमेयर एंट्री के साथ, उनको तो भाई पॉप मिलना ही है क्योंकि अपने WWE अनडिस्प्यूटेड चैम्पियन है। पर वो इंटरप्ट कर दिए जाते हैं ए डाउन के साथ, ऑस्टिन थ्योरी और उनके जो पार्टनर हैं, उनका मुझे ग्रेशन वॉलर है शायद उनका नाम, उसका नाम। तो वो दोनों इंटरप्ट कर देते हैं कोडी रोड्स को। फिर वो बोलते हैं कि जेकब फाटू ने आके हमें लास्ट वीक अटैक किया था, तो अपने भाई मुद्दे अपने पास रखो, हमारे पास मत भेज दो। तो उस वो क्या कहते हैं, ऑस्टिन थ्योरी भी बोलता है कि हाँ यहाँ ये बात सही है, जैसे उन्होंने मेरे क्या कहते हैं थोपड़े पे अटैक किया था तो मेरा थोपड़ा आज भी सूजा हुआ है। तो कोडी रोड्स बोलते हैं कि कहीं ये ग्रेसन वॉलर का तो अटैक नहीं था। तो वो भी टीज़ कर रहे हैं इन दोनों के बारे में। मुझे देखना है इन दोनों का ब्रॉल देखना है यार। ए टाउन डाउन जब अलग होगी तो उनका ब्रॉल देखने में मज़ा आएगा। फिर उसके बाद दोनों में ए टाउन डाउन और कोडी रोड्स में ब्रॉल हो जाता है। कोडी मार पीट के भगाते हैं। फिर कोडी रोड बैक स्टेज जाते हैं, निकोल्डल से कहते हैं मुझे बस मैच चाहिए, मुझे कैसे भी मैच है, मुझे हैंडीकैप भी मैच चाहिए, मैं हैंडीकैप भी मैच करने के लिए तैयार, पर मुझे इन्हें तोड़ना है। तो निकोल्डस कहते हैं नहीं, तो अपना एक पार्टनर ढूंढ लो, हम तुम्हारा मैच ऑफिशियल कर देंगे इन द मेन इवेंट। तो देखते हैं आगे चल के कौन सा उनका मिस्ट्री पार्टनर होता है। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा मैच होता है, यही ठीक नहीं है, अच्छा समझ में नहीं आता कि टाइम बचाना, टाइम में एडजस्ट करने के लिए। तो दूसरा मैच ऐसे ही करा देते हैं कार्मेलो हेज और अंद्रादे, जो पीछे लास्ट वीक में एक सेगमेंट हुआ था स्मैकडाउन स्टार्ट होने से पहले दोनों के बीच में। उसी के सेगमेंट के आगे तुरंत मैच हो गया क्योंकि अंद्रादे से फाइट करना चाह रहे थे, तो अंद्रादे इसमें जीत जाते हैं। बहुत दिन बाद कुछ अच्छा लगा देख के अंद्रादे के लिए जो WWE कर रही है, क्योंकि जब से आए हैं तब से कोई ऐसा कोई मेजर इवेंट उन्होंने कोई ना मेन इवेंट किया ना कुछ किया। पर और कार्मेलो हेज को हराया है जो कि इस समय बहुत हॉट हैं WWE में। पर अच्छा लगा देख के, अंद्रादे के लिए भी कुछ अच्छा हो रहा है। फिर एक वाहियात, एक घटिया सेगमेंट होता है नाया जैक्स और बेली का बैक स्टेज टाइटन में। दोनों लोग को अलग अलग बैठा के इंटरव्यू होता है, दोनों लोग फेस टू फेस नहीं होता, मतलब एज अ वीडियो टाइप का। तो मैं समझ नहीं पा रहा था दोनों क्या बात बोल रहे हैं। नाया जैक्स वही 2017 की बात बोलती हैं कि तुम अभी भी वैसी हो, इसी तरह हो। वही बेली द हगर हो जो इतना खुश हुए रहती थी, थोड़ा सा वो है। मेरे को पता एक्चुअली नाया जैक्स बोलने ही नहीं दे रही थी बेली को, मतलब कि मतलब एक होता है टू एंड फ्रो का सिस्टम, होता है कि आप बोलो वो भी बोले, काउंटर करे आपको। नाया जैक्स अंधाधुंध बोले ही जा रही थी। मुझे तो भाई नाया जैक्स का कुछ भी नहीं पसंद आता, कोई सेगमेंट अच्छा नहीं लगता। बस वो जिस तरह प्रेजेंट किया जाता है वही ठीक है, पता नहीं कैसे क्या है, मज़ा नहीं आया मुझको। मेरे को वाहियात टाइम वेस्ट सेगमेंट लगा, मैं तो सो जाता मैं थोड़ा। पर मैं क्या बताऊँ, छोड़ो। चलो आगे बढ़ते हैं। उससे जो अगला मैच होता है वो होता है चेल्सी ग्रीन और बियंका बेलेयर के मैच में। मतलब मैच से अगला सेगमेंट स्टार्ट होता है, मतलब वो मैच क्यों है पता नहीं, कोई रीज़न है इसके पीछे, क्या है पता नहीं, समझ में नहीं आया। पर हाँ मैच ठीक था। चेल्सी ग्रीन इस समय बहुत ज़्यादा टॉपिक है, हॉट टॉपिक है इस समय, तो मज़ा आता है उनको देख के। वो चाय जो करती हैं वो उनके मतलब क्रिंज लगता है, पर मज़ा आता है यार, कि मतलब जैसे वो अचानक वो थप्पड़ बच पड़ जाना तो उसका रिएक्शन ऐसे करके देना, वो अच्छा लगता है देख के मुझे। फिर
बाकी बियंका ब्लेयर चेल्सी ग्रीन को हरा देती है, बस मैचेस नहीं जीत पाती बेचारी चेल्सी ग्रीन, थोड़ी सी वो मुझे दुख लगता है। पर बियंका ब्लेयर ऑन ऑल बात है, वो हराएंगी ही रहेंगी चेल्सी ग्रीन को। चेल्सी ग्रीन को हराने के बाद टाइटन पे अल्फ़ा फायर और एज़लाडॉन आ जाते हैं, जिस समय वुमेंस टैग टीम चैम्पियन है। तो वो क्या, ये शायद मेरे ख्याल से मैच था, मैंने ध्यान नहीं दिया, पर ये शायद मेरे ख्याल से चैलेंज करना था टैग टीम चैम्पियनशिप मैच के लिए, ये वाला मैच चैलेंज कर सकते हैं। पर उन्होंने कह दिया कि हम तुम्हें मौका नहीं देंगे, तुम लोगों ने किया क्या है, हम तुम्हें मौका चांस नहीं देंगे। पर मुझे लगता है ये ऑफिशियल हो जाएगा समर स्लैम में, बियंका ब्लेयर वर्सेस बियंका ब्लेयर एंड अल्फ़ा फायर एंड एज़लाड फॉर द टैग टीम चैम्पियनशिप। दोनों लोग का हो जाएगा। जो उनकी पार्टनर है, क्या नाम है उनका, मैं तो नाम भूल जाता हूँ, जो बियंका ब्लेयर उनकी पार्टनर है, चलिए कोई नहीं। फिर पूरे स्मैकडाउन का मेरा फेवरेट सेगमेंट आता है, लोगन पॉल वर्सेस LA नाइट, फेस टू फेस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियनशिप। दोनों रिंग में होते हैं, निकॉल्डिस भी रिंग में होते हैं, दोनों अपनी अपनी बातें करते हैं। LA नाइट पिछले ही वीकेंड पे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं, पर लोगन पॉल ने नहीं किया था, तो उसी के बारे में बात हो रही होती है। लोगन LA नाइट कहते हैं कि मैंने जब भी हम आमने सामने आए, आई हैव यू एवरी टाइम, मतलब मैंने तुम्हें हमेशा परेशान किया है, तुम्हारी तुम्हारी वाट लगाई है जब भी हम मिले हैं। और उसके बाद लोगन पॉल का काउंटर आता है, तू मेरी तरह क्यों बनना चाहता है, तू मेरे एक्विलेट को फॉलो करना चाहता है, मैं रिंग के बाहर भी बहुत बड़ी पर्सनालिटी हूँ, तो तू अपना करना तू। तो उसके बाद उन्होंने एक वो बोलते, यू आर वाना बी रॉक, कि तू रॉक की तरह बनना चाहता है, तेरी बॉडी है, ये वो है, वो सब बोल के। तो इसमें दोनों में बहस वहस हो जाती है। उसके बाद लोगन पॉल कहते हैं कि हैं कॉन्टेंट देखते हैं, समझ स्लैम में कहता है, वो कॉन्टेंट साइन करते हैं, कहते हैं मैं जब तुझको बीट कर दूंगा तो सबको समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं हूँ एक बढ़िया चैम्पियन, यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियनशिप वो रिटेन करेंगे, उन्होंने कहा। उसके बाद वो निकल जाते हैं रिंग से बाहर, पर अचानक वापस आते हैं चीप शॉट मारने के लिए, पर LA नाइट बच जाते हैं, उन्हें बजाते हैं एक दो, फिर वो FTR खाने वाले होते हैं उससे पहले ही खसक लेते हैं। पर ये वाला सेगमेंट देख के मज़ा आया। पर हाँ भाई, निक ऑल्डिस लगता है बंदा, जब दोनों में ब्रॉल हो रही थी वो छुड़ाने के भाई लग रहा था कि कोई तगड़ा बंदा खड़ा हुआ है भाई, ऐसा कोई नहीं कि ऐसे रेफरी और सिक्योरिटी आगे जो पेले जा रहे हैं हमेशा पेले जाते हैं भाई, कुछ नहीं होता उनका, हमेशा पेले जाते हैं। फिर अगला सेगमेंट होता है, अगला मैच मैं बोल सकता हूँ टिफनी वर्सेस मीचेन के बीच में। ये भी मैच कुछ खास नहीं था, बस एक ब्रॉल दिखानी थी नाया जैक्स और बेली के बीच में, तो बेली बीच में आ जाती हैं अब ब्रीफ केस और अब क्या कहते हैं इंटरप्ट करने के लिए टिफनी को। तो नाया जैक्स के कि अरे बेली आ गई, अब तो मुझे अटैक करना पड़ेगा, तो वो दौड़ते हुए ब्रीफ के साथ उसको मारने के लिए जाती हैं। उसके बाद बेली हट जाती हैं, वो बैरिकेड को उधर गिर जाती हैं। बेली ने ब्रीफ केस उठाया रहता है, फिर से वो नाया जैक्स पीछे से अटैक करते तो ब्रीफ केस से मार के उन्हें हटा देती हैं। ये सेगमेंट बेसिकली इसीलिए था क्योंकि ब्रीफ केस डिस्ट्रॉय करना था, क्योंकि आज ब्रीफ केस डिस्ट्रॉय होना था, तो उसमें भाई कॉन्टैक्ट भी रखना पड़ता है WWE को, भाई दिखाना तो है कि अंदर क्या है। तो बेसिकली मुझे लगता है कि शायद ब्रीफ केस में चेंजेस होने वाले हैं। और ये जब हुआ तो टिफनी का जो सेलिंग था कि मेरे ब्रीफ के साथ क्या हो गया, उनको तो ऐसा लग रहा था कि मेरे को मज़ा आ गया कि चलो अच्छा हुआ कि मेरा नया ब्रीफ केस मुझे मिल जाएगा। थोड़ा सा मज़ा नहीं आया उनका रिएक्शन देखे, पर ठीक है, अच्छा था कम से कम। वो सेगमेंट से तो अच्छा था जहाँ दोनों एक दूसरे के मतलब वो वाला सेगमेंट तो मुझे वाहियात से भी वाहियात लगता है, क्योंकि कोई कुछ ब्रॉल नहीं हुई, कोई वो सेगमेंट तब करते हैं जब दोनों को सेपरेट करना हो, कि मतलब इतनी ज़्यादा भसड़ हो गई है कि दोनों एक दूसरे के सामने दिख नहीं सकते। अब वो भाई क्या बोलूं भगवान। फिर बैक स्टेज एक सेगमेंट भी होता है जो कि होता है ब्लड लाइन का सोलो मौज से अपने हेड ऑफ द टेबल पे बैठे रहते हैं, टेबल पे बैठते हैं, सिट रहते हैं पीछे तीनों टोंगा ब्रदर्स और सम जेकब फार्डो रहते हैं। उसके बाद सोलो बोलता है लाइफ इज़ गुड व्हेन यू आर अ ट्राइबल चीफ। और भाई ये लाइन हमारे ओजी ओरिजिनल ट्राइबल चीफ की है, द रोमन रेंस। बट अभी के लिए सोलो शिकवा है, तो बोलते हैं कि कौन है जो क्या कहते हैं कोडी रोड्स का साथ देगा, उसको हमारा डर नहीं है क्या, उसको नहीं पता हमने क्या लास्ट वीक किया था रैंडी ऑर्टन के साथ, उन्हें नहीं पता है कि हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत ही डेंजरस टीम है, ये सब ब्ला ब्ला बोलते हैं। उसके बाद भाई पर देख के लगता है, थोड़ा सा फील हो रहा है कि हाँ कोई एक टीम है जो
बहुत तगड़ी हो गई है, थोड़ा सा मज़ा आने लगा है। फिर इसके बाद मेन इवेंट में मैच होता है, कोडी कोडी आते हैं, एंट्री करते हैं, उसके बाद ये डाउन एंट्री करते हैं, फिर मिस्टीरियस पार्टनर पता चलता है कौन है, केविन ओवेंस आते हैं, द फाइटिंग मशीन। तो केविन ओवेंस आते हैं, दोनों भाई क्या फाइट है भाई, क्या ही मतलब इतना मज़ा आता है ना, मतलब एकदम केविन ओवेंस को फाइट करते हुए देखो जैसे लगता है कि कितना गुस्से में है बंदा, तोड़ देगा अभी इसी वक्त किसी ना किसी को, सबको तोड़ते हुए जाएगा। फिर उसके बाद दोनों के बीच में मैचेस होते हैं, बढ़िया 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 काउंटर्स होते हैं, क्लोज काउंटर्स भी होते हैं, मज़ा आता है। एक टाइम पे हॉट टैग भी होता है जिससे बहुत तगड़ा पॉप मिलता है केविन ओवेंस को, मज़ा आता है। पर बीच में इंटरप्टेड बाय ब्लड लाइन आते हैं, तो वो लोग कोडी रोड्स और केविन ओवेंस रुकते नहीं है, बस उन्होंने सीधे अटैक कर दिया ब्लड लाइन में। पहले तो बहुत ठोकते हैं, बहुत पेलते हैं, जब तक जेकब फाटो की एंट्री नहीं होती। जैसे ही जेकब फाटो आते हैं भाई, उसके बाद तो कोडी रोड्स क्या केविन ओवेंस क्या क्या डिस्ट्रॉय करते, टर्न बकल पे ले जाके क्या अपने पिछवाड़े से तोड़ा है। मतलब इतना बजाया ना, कभी कभी डर लगता है कि भाई तोड़ ना दे, गला वाला ना टूट जाए भाई, इतनी बुरी तरीके से वो ऐसे कूदते हैं अपने पिछवाड़े से उनके ऊपर। भाई क्या मारा है। फिर उसके बाद आज टोंगा ब्रदर्स में से जो टोंगा लोआ हैं, उन्होंने भी आज थोड़ा सा अपने आप को अप किया, क्योंकि भाई उनका तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वॉच मशीन सब लोग बोल रहे थे, पर चलो आज कम से कम कुछ खास करे, तो थोड़ी सी प्रोम थोड़ा सा बोला, कुछ चिल्लाया, कुछ तो किया। और जो केविन ओवेंस के साथ किया भाई, गले में चेयर फंसा के टाइटन पोल पे भिड़ा दिया भाई, जो रिंग साइड की पोल होती है उस पर भिड़ा दिया भाई, तुरंत वहाँ डिस्ट्रॉयड। उसके बाद क्या कोडी को उठाते हैं, ट्रिपल पावर बम जो करते हैं ना वो थ्रू द टेबल, ट्रिपल पावर बम जो केविन ओवेंस के साथ भी हो चुका है कोडी रोड्स के साथ। कोडी रोड्स को भी डिस्ट्रॉयड कर दिया, कोडी रोड्स को भी डिस्ट्रॉयड किया, और रैंडी ऑर्टन को तो डिस्ट्रॉय कर ही दिया था। फिर उससे पहले पॉल हेमन को भी डिस्ट्रॉय किया है, उसी तरह आज भी डिस्ट्रॉयड। तो इससे पता चल रहा है कि भाई सोलो को कम मत को, क्योंकि उसकी ब्लड लाइन थोड़ी खतरनाक हो चुकी है। और इसी से मैच ऑफिशियल हो जाता है कि समर स्लैम में मैच किसका होने वाला है, सोलो सिकोवा वर्सेस कोडी रोड्स फॉर द वर्ल्ड अनडिस्प्यूटेड चैम्पियनशिप के लिए, सॉरी WWE अनडिस्प्यूटेड चैम्पियनशिप के लिए। हाँ, फिर शायद एक सरप्राइज़ भी आपको मिल जाए अगर समर स्लैम में, या नेक्स्ट वीक या उससे पहले, क्योंकि एक और नए मेंबर की शायद अभी कोई कंफर्म नहीं है, पर हो सकता हो एक नए मेंबर की एंट्री हो ब्लड लाइन में। हकीलियो शायद उनका नाम है, टोंगास ब्रदर्स में से है वो भी, तो देखते हैं। PW स्नाइडर ने ये न्यूज़ दी है। तो आज का रिव्यू यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कि मैं हूँ रेसलिंग रिव्यू का कार्तिक। टाटा।